भारत की राष्ट्रपति ने जो नया बिल आया है जिसने मनरेगा को रिप्लेस किया है, जिसको वीबीजी रामजी के नाम से जाना जा रहा है, मतलब ये एक तरह का एक्रोनिम है। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। इसने मनरेगा को रिप्लेस किया है। आपको पता होगा कि मनरेगा 20 साल पुराना ये बिल था, 2005 से आया था और उसके तहत लोगों को रोजगार मिल रहा था। जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे रूरल एरिया में, उनको रोजगार दिया जा रहा था। अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है इसके द्वारा। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि ये जो नया बिल आया है इसमें क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके पीछे के रीजन क्या रहे चेंज करने के, और मनरेगा और ये जो वीबीजी रामजी बिल है इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, जो चेंज किया गया है वो है वर्क गारंटी के रूप में। मतलब मनरेगा के तहत पहले 100 दिन मिलते थे वर्क गारंटी के तौर पे, कि आपको जो भी वहां पे जिसने रजिस्टर्ड करा रखा है उसको इसके तहत काम करना है। ये 100 दिन का काम उसको दिया ही जाएगा 365 दिन में से। लेकिन नए बिल में 25 दिन और इंप्रूव किया गया है, इसका मतलब बूस्ट किया गया है। 125 दिन का गारंटीड वर्क मिलेगा जो भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं उनको। ये मतलब जो होगा, ये जो अडल्ट अनस्किल्ड मैनुअल वर्क्स हैं उनके लिए किया जाएगा। तो इससे जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है वो बढ़ती है, ऐसा बिल में बताया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक मेजर चेंज और किया गया है, एग्रीकल्चर पॉज का क्लॉज लाया गया है। मतलब अगर आप देखें मनरेगा में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं था, उसमें पब्लिक वर्क के लिए रोकने की कोई जगह नहीं थी, कॉन्टिन्यूअस वर्क का ऐसा वहां पे सीन था। लेकिन इससे एक दिक्कत क्या उत्पन्न हो रही थी कि जब एग्रीकल्चर जो सीजन का जो पीक होता था, जैसे कटाई करनी है, बुआई करनी है, मतलब जब पीक होता था, तो उस समय अगर वहां पे मनरेगा के स्कीम के तहत काम हो रहा है तो वहां पर जो एग्रीकल्चर के लिए जो लेबर चाहिए वो मिल नहीं पाते थे, उनकी शॉर्टेज होती थी। तो इस वजह से इसमें इस प्रावधान को लाया गया है। मतलब एक जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं जो यहाँ पे दिक्कत थी, कि अब स्टेट्स को ये एम्पावर किया गया है कि वो साल भर में 365 दिन में से 60 दिन ऐसे वो डिक्लेयर करेंगे जब वो वहां पे पॉज देंगे। मतलब उस समय कोई भी जो इस तरह का वीबीजी रामजी के तहत जो वर्क होता है वो नहीं होगा, ताकि जब एग्रीकल्चर का पीक सीजन, पीक समय आता है तो उस समय जो लेबर की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर रह सके और जो सोइंग हार्वेस्टिंग के काम होते हैं वो सही तरीके से हो सके। ये 60 दिन लगातार होने नहीं चाहिए। मतलब ऐसा जो नहीं 60 दिन लगातार होंगे, मतलब एग्रीकल्चर के सीजन, अब भाई बुआई हो गई तब उस समय पॉज दे दिया, फिर आपकी फसल चल रही है, फिर कटाई के समय पॉज दे दिया, तो ऐसे एग्रीगेट करके साल भर में 60 दिन होने चाहिए, ये बात बताई गई है। और यहाँ पे बताया गया है 60 दिन का पॉज देने का ये मतलब नहीं कि आप उस 125 दिन में कुछ कटौती करेंगे। ये 125 दिन की गारंटी तो मिलेगी ही। 365 दिन में से आपको 125 दिन देने हैं, 60 दिन का पॉज है, तो वो 60 दिन के अलावा भी आपको 300 दिन मिलेंगे जब 125 दिन का काम देना पड़ेगा। तो ये एक नया यहाँ पे कह सकते हैं क्लॉज लाया गया है। इस नए बिल में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है फंडिंग पैटर्न को लेकर के। कैसे? जो मनरेगा जो यहाँ पे बिल था या स्कीम थी उसके तहत पूरा का पूरा जो पैसा होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होती थी उसको पे करना होता है। मतलब वो फुली सेंट्रल फंडेड स्कीम हुआ करती थी। मतलब स्टेट्स में जो भी काम हो रहा है मनरेगा के तहत उसका पूरा का पूरा जो खर्च है वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती थी वही उठाती थी। अब नए बिल में इसको चेंज किया गया है। कैसे? अब इसको थोड़ा डिवाइड किया गया है। जनरल स्टेट्स के लिए यहाँ पे फंडिंग स्प्लिट किया गया है 60-40 का। मतलब अगर 100 रुपए इस नए बिल, मतलब जो जी राम जी बिल है इसके तहत खर्च होंगे तो 60 रुपए केवल सेंटर देगी और 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। वहीं पे जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें ये स्प्लिट 90-10 का है। मतलब उसमें 90% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% क्या है स्टेट्स देंगे। वहीं पे जो यूटीज हैं जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे बात करें दिल्ली की, पौंडीचेरी की, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर है, हम इसकी बात नहीं करें। हम बात करें यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं, जैसे कौन सी हुई, चंडीगढ़ हो गई, दादर नगर हवेली हो गई, तो यहाँ पर अगर स्कीम ये चलेगी तो यहाँ पर जो 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये गवर्नमेंट चल रही है, या जो भी वहाँ पे काम हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फंडिंग है वो पूरी की पूरी सेंट्रली फंडेड रहेगी। अब आपसे एक सवाल मैं इसी में पूछ लेता हूँ कि आप बताइए कि JNK के केस में, जम्मू एंड कश्मीर के केस में ये स्प्लिट कैसा होगा, 60-40, 9-10 या फिर 100% सेंट्रल का?
कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस तरह का जो यहाँ पे चेंज किया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहली तो स्टेट्स को भी बियर करना पड़े जो सिग्निफिकेंट वेज बर्डन है वो, जिससे होगा क्या कि अभी तक क्या है कि जो मनरेगा के तहत काम हो रहा था उसमें सेंट्रली पैसा दे रहा है, स्टेट ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं ध्यान दे पाते थे, अकाउंटेबिलिटी भी कुछ नहीं थी, उनको पता है हमारे जेब से पैसा नहीं जाना, सेंट्रल को बिल थमा देंगे कि इतने का काम हमने किया है। अब जब स्टेट्स का भी पैसा जाएगा तो इससे होगा क्या कि स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स होगी, थोड़ा अच्छे तरीके से काम होगा। इसकी वजह से जो करप्शन, जो जो इफिशियंसी है वो भी इंप्रूव होगी। भाई जब स्टेट का पैसा खर्च हो रहा है तो वहाँ पे वो करप्शन भी दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि उनका भी पैसा जा रहा है, इफिशियंसी भी लाएंगे, ताकि जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगह खर्च हो, इस बात को इंश्योर करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो वेज पेमेंट इकोसिस्टम की है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। कुछ चीजें तो सेम है, जैसे मनरेगा के तहत जो था कि वर्क कंप्लीशन अगर हो गया है, मतलब काम को स्टार्ट हुआ उसको कंप्लीट कर लिया गया, तो 15 दिन के भीतर जो पेमेंट है वो वर्कर को मिल जानी चाहिए। वो बात इस बिल में भी है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप वीकली पेमेंट भी दे सकते हैं, मतलब काम हो रहा है हफ्ते दर हफ्ते आप पेमेंट दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको अगर आपने हफ्ते दर हफ्ते पेमेंट नहीं दी तो काम जब खत्म होता है तो उसके 15 दिन के भीतर आपको पेमेंट देनी है, मैंडेटरी पेमेंट की डेडलाइन है। तो ये यहाँ पे मनरेगा में भी था, इसमें भी इस बात को रखा गया है, जिसकी वजह से ये है मतलब जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है वो ना होने पाए। और आपको पता है कि मनरेगा के तहत जो अनस्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कोई फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनको तो डे टू डे बेसिस पे पैसा चाहिए होता है उनकी आजीविका चलाने के लिए, तो इसमें डिले नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया है, क्या कि जो पेमेंट है अगर 15 दिन से डिले हो जाता है तब वहां पे जो वर्कर होगा वो इंटाइटलमेंट उसको मिलेगा कि वो डिले कंपनसेशन भी ले, मतलब वो पैसा तो अपना लेगा ही लेगा, साथ ही साथ जो इतना डिले किया गया है उसका कंपनसेशन भी लेगा। और उसके लिए रेट रखा गया है 0.05% का अनपेड जो वेजेस हैं पर डे के हिसाब से। मतलब अगर मान लीजिए कि उसका 15 दिन का समय बीत गया और उसको 20वें दिन पे पैसा मिला, तो 20 दिन में उसको जो उसका काम था उसका पैसा तो मिलेगा, बाकी का बचा जो 5 दिन है उसका 0.05% जितना अनपेड उसका वेज रहा होगा ये आपका, उसका 0.05% कैलकुलेट होगा और वो भी उसको पर डे के हिसाब से प्राप्त होगा 20वें दिन पे। और ये जो सिस्टम होगा ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम का कैलकुलेशन होगा, इसमें वर्कर को कुछ नहीं करना, जितने दिन का डिले होगा भाई वर्कर को उतना पैसा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के मिलेगा। और अगर ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंड की वजह से हुआ है या फिर स्टेट्स की गलती की वजह से हुआ है तो ये पैसा स्टेट से ही रिकवर किया जाएगा, ये बात इस बिल में सुनिश्चित करी गई है, ताकि मतलब सेंटर की तरफ से पैसा रिलीज हो जाए और स्टेट्स उसको दबा के रखे हों, पैसा नहीं दे रहे हों, तो यहाँ पे होगा कि वो कैलकुलेट होकर के स्टेट के फंड से ही पैसा कटेगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो पहले मनरेगा में काम हुआ करता था वो क्या था और इसमें अब क्या चेंज होगा। तो इसमें जो 4 प्रायोरिटी वर्टिकल्स हैं वर्क के लिए वो सुनिश्चित किए गए हैं। देखिए पहले मनरेगा के तहत क्या होता था कि काम होता था, 100 दिन का काम दिया जा रहा है, लेकिन वो काम किसी काम का है कि नहीं है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ज्यादातर समय ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए कोई ढंग का काम उपलब्ध नहीं है तो क्या कर रहे हैं, गड्ढा खुदवा रहे हैं, गड्ढा पटवा रहे हैं, बस यही काम हो रहा है वहां पे और उसके एवज में उनको पैसा मिल रहा है। तो इससे सोचिए कि जो काम जो अनस्किल्ड लेबर कर भी रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है वहां के जो लोकल सराउंडिंग्स है उसके ऊपर। इसको इसमें ध्यान दिया गया है कि इसको 4 पिलर्स में ऐसा बांटा गया है। पहला है वाटर सिक्योरिटी, जैसे वाटर कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट हो गए, हार्वेस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, कैनाल्स की मेंटेनेंस हो गई, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अमृत सरोवर जो खुदवाए गए हैं, मतलब जो तालाब बनवाए गए हैं उनका मेंटेनेंस हो गया, वो सारे काम इसके तहत किए जाएंगे। जो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़क आती है, बिजली वगैरह की चीजें आती हैं, वो यहाँ पे जो है उसका निर्माण यहाँ पे सुनिश्चित होगा। इसके अलावा लाइवलीहुड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एनिमल शेड बनवाना हो गया, जो गोडाउन बनवाना हो गया, वो सब यहाँ पे इसके तहत किया जाएगा। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट रेजिलियंस है, डिजास्टर मिटिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जो एफॉरेस्ट्रेशन, मतलब जो कह सकते हैं रेगिस्तान बनते जा रहे हैं ना धीरे धीरे गाँव की जमीन, तो वहाँ पे उसको बचाने के लिए क्या काम कर सकते हैं वो काम होंगे, डिजास्टर मिटिगेशन के काम होंगे, फ्लड वगैरह से बचाने के लिए वो सारे यहाँ पे काम हो पाएंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड काम होगा, ऐसे नहीं कोई भी काम हो जाएगा। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे एसेट, मतलब कह सकते हैं स्ट्रिक्टली लिंक टू एसेट क्रिएशन के साथ वो लिंक रहेंगी। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा कि यहाँ पर अब जो काम होगा वो विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ इसको लिंक किया जाएगा। मतलब पहले होता था कि जो ग्राम पंचायत होती, ग्राम सभा होती थी, उसके तहत ही सारे काम होते थे, वो जो कहेंगे वो होगा। अब इसको साथ में जो पीएम गति शक्ति है उसके साथ लिंक किया जाएगा। उसके पीछे का रीजन समझिए। पहले समझिए कि कोई भी काम हो रहा है, लेट्स से ऐसे समझिए कि गांव में कोई मंडी बनवानी है, उसके लिए कुछ
कुछ काम होना है तो वो कहीं भी ग्राम सभा जहाँ चाहे उसको बनवा सकती थी। अब लेट से कि वहां पर ये पता है कि उस गांव के थोड़ा सा बाहर से एक कोई हाईवे गुजरना है ना, हाईवे गुजरना है। अब सोचिए ये मंडी जो बन रही थी ये कहीं दूर बन रही थी, गांव से थोड़ा दूर पे जगह लेकर के बन रही थी। लेकिन जब ये पता चल जाए कि अच्छा वहां पे हाईवे गुजरना है, तो ये मंडी अगर हाईवे के पास बनती तो कितना ज्यादा बेहतर होता, लॉजिस्टिक्स के लिए, बाकी जो इसके बिजनेस के लिए कितना अच्छा बन जाता, है ना। लेकिन ये पहले नहीं पॉसिबल था, लेकिन अब ये पॉसिबल है क्योंकि इसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ जोड़ा गया, मतलब लेयर बाय लेयर काम है। अब ये नहीं है कोई भी काम कहीं भी हो जाए। अब ये पता है कि अगर कोई काम होना है नेशनल लेवल पे, उस पर क्या प्लानिंग करी गई है कि अच्छा कोई हाईवे गुजरना है, फिर इसको आगे पास किया जाएगा। हाईवे गुजरना है तो ग्राम पंचायत लेवल पे जो काम होगा वो क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, फिर उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जिससे होगा क्या कि मान लीजिए कहीं पे गड्ढा खोद दिया गया है ना, तालाब बनाने के लिए कुछ भी, फिर पता चला बाद में कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने प्लान कर रखा है कि वहां से कोई सड़क गुजरनी है, तो होगा क्या, पहले गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें पैसा जा रहा है, दिया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको पार्ट करके वहां पे सड़क बनाई जा रही है। तो इस गड्ढा खोदने का क्या काम हो, तालाब बनाने का क्या काम हो, कुछ नहीं, फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब अगर ऐसा होगा, गड्ढा खोदना भी होगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से तो आगे में सड़क जानी है, तो वहाँ पे गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। तो ये सारे काम होंगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन। बाकी जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह है ये सब तो चल भी रहा है, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग वगैरह इसमें लाएंगे, ताकि जो लीकेज है और जो ट्रांसपेरेंसी है, लीकेज को कम किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। मतलब ये ना हो कि जो मतलब घोस्ट वर्क ना हो कि भाई काम हुआ कुछ नहीं, बस उसका बिल लगा दिया गया कि ये काम कर दिया। ये जियो टैगिंग वगैरह भी इसमें की जा रही है, ताकि जो काम एक्चुअल हो रहा है वो समझ में आ सके कि जो काम एक्चुअल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, क्या काम हो पाया है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन दिख सके इस जो जी राम जी के तहत जो काम होगा उसका। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये चेंज आखिर किया क्यों गया। मतलब मनरेगा चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते थे, इसको एक नए बिल के रूप में क्यों लाया गया। तो इसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं 3 रीजन लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले एसेट क्वालिटी को लेकर के है। मतलब जो मैंने आपको कहा कि जो पहला मनरेगा काम था उसमें आप काम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कोई मतलब जोर नहीं होता था। मतलब आप गड्ढे खुदवा करके पटवा दीजिए, वो भी मनरेगा के तहत आ जाता था। लेकिन अब ये डिसाइड कर दिया, 4 पिलर्स ऐसे बनाए गए हैं जिसके तहत मेनली आपके काम होंगे। मतलब आपके जो कह सकते हैं वाटर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए काम होंगे। तो उससे होगा क्या कि इम्पैक्ट दिखेगा ना उसका, मतलब जो काम होगा अब इसके तहत उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा ग्रामीण लेवल पे। दूसरी, लेबर की अवेलेबिलिटी। मतलब जो मनरेगा था उसमें कॉन्टिन्यूस लेबर होता है, तो उसमें किसी तरह का ऐसा नहीं था कि पॉज देना है, कुछ देना है, काम हो रहा है तो वो चल रहा है। लेकिन अब ये है कि भाई ऐसे होने की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना उसको भी मार झेलनी पड़ रही थी। भाई किसी को खेत में बुआई करवानी, कटाई करवानी है तो उस समय लेबर उपलब्ध ही नहीं थे। लेकिन अब क्या होगा, पॉज दिया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा कि अच्छा इतने दिन का पॉज होगा मनरेगा या अब जो जी राम जी है उसके तहत कोई काम नहीं होगा। तो उससे होगा क्या कि वो जो लेबर वहाँ काम कर रहा है वो खाली रहेगा, तो खाली तो रहेगा नहीं क्योंकि भाई उसको डेली कमाना खाना है, तो वो जा करके एग्रीकल्चर फील्ड में काम करेगा। तो एग्रीकल्चर में जो लेबर की शॉर्टेज थी उसको एड्रेस किया गया और इससे जो किसान है उनका भी भला होगा। इसके अलावा यहाँ पे फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी तय करी गई, क्योंकि जब पहले मनरेगा के तहत सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी तो स्टेट्स की मॉनिटरिंग कह सकते हैं एकदम ना के बराबर थी। कई बार तो काम नहीं भी हो रहा है तब भी बिल थमाए जा रहे, क्योंकि पैसा तो सेंटर को देना है। और इसके चक्कर में कई बार आपको सुनने को मिलता है, कई सारे स्टेट शिकायत भी करते थे, जैसे बंगाल वगैरह का भी सीन था कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है जो मनरेगा के तहत काम हुआ है, वो सारी चीजें। तो वहां पर भी अब ये देखने को मिलेगा जब स्टेट का भी इसमें यहाँ पे स्किन इन द गेम होगा कि 40% तो स्टेट भी दे रहे हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या कि बेटर ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग हो पाएगी, क्योंकि अब स्टेट्स का भी पैसा लग रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे काम करेगा ऐसा सोचा जा रहा है। तो ये 3 रीजंस हम समझ सकते हैं जिसकी वजह से इस बिल को लाया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके कुछ क्रिटिकल एनालिसिस की कि भाई इसका क्रिटिक क्या क्या हो रहा है वर्तमान समय में, तो एक क्रिटिक तो इसका यही है कि स्टेट्स पे फाइनेंशियल जो बर्डन है वो बढ़ेगा। मतलब स्टेट्स जो भारत के हैं खास तौर पे जहां पे पहले ही डेट बर्डन है, मतलब वहां पे उधारी पहले से ही ज्यादा है, तो ऐसे स्टेट्स पर भी ये बर्डन और ज्यादा डाल देगा कि 40% अब उनको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो वेज पेमेंट है वो डिले हो सकती है। और डिले होगी तो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से स्टेट्स पे और ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे स्टेट्स की हालत खराब हो सकती है जहां पर पहले से ही डेट बर्डन बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्रिटिक ये दिया जा रहा है
जिसकी वजह से जो कह सकते हैं जो फिस्कल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। दूसरा यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ लोकल पावर भी यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि इसको अब जब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ जोड़ा गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ, तो जो ग्राम सभा की इंडिपेंडेंस थी, कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा चाह रही कि यहाँ पे हमें ये बनाना है, अब ये थोड़ा खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो जब नेशनल स्टैक के साथ वो जुड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैक के साथ, तो अगर वो कहेंगे यहाँ पे हमें तालाब बनाना, वो कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे तो रोड गुजरेगी, यहाँ पे तालाब नहीं बनाएंगे, कोई बनाएंगे तो फिर काम वो सही करेगा नहीं। तो इसकी वजह से ग्राम सभा की इंडिपेंडेंस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर पे प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो सबसे बड़ा इसमें मैं कह सकता हूँ कंट्रोवर्सी हो रही वर्तमान समय में, भारत में वैसे भी कंट्रोवर्सी के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, वो यही है कि इसकी लेगेसी और ब्रांडिंग को लेकर के, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसका नाम महात्मा गांधी से हटा करके विकसित भारत ऐसा किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, इसको लेकर के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। बजाय थोड़ा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो स्टेट्स वगैरह पे बर्डन पड़ रहा है उसका क्या होगा उस पर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली केवल नाम को लेकर के, नाम इसका ना होकर के, मतलब नाम अगर बदल जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। बाकी ये बिल का कह सकते हैं पूरा था। अगर आप इसमें डिफरेंसेस को देखेंगे तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपने अब समझ लिया होगा। यहाँ पे मनरेगा लिखा हुआ है, यहाँ पे वीबी जी राम जी लिखा हुआ है। इसमें मनरेगा में 100 डेज थे, इसमें 125 डेज हैं। इसमें वेज फंडिंग 100% सेंट्रल थी। अब इसमें क्या है 60-40 का स्प्लिट है जनरल स्टेट्स के लिए। वर्क कॉन्टिन्यूटी एंड पॉज, इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं था, इसमें ऐसा क्लॉज है कि 60 डेज का एग्रीकल्चर पॉज मिलेगा। इसका प्राइमरी फोकस क्या था, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और रिलीफ, मतलब इसका केवल फोकस था कि जो अनस्किल्ड जो लेबर वर्कर्स हैं उनको 100 दिन का काम मिल जाए ताकि उनकी लाइवलीहुड चल सके। इसका काम लाइवलीहुड फोकस के साथ साथ जो एसेट क्रिएशन पर भी इसका काम होगा, ताकि जो काम हो रहा है उससे कुछ एसेट भी बने। यहाँ पे प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो ग्राम सभा कर रही थी, यहाँ पे बॉटम अप प्लानिंग एंड सोशल ऑडिट था। यहाँ पे विकसित ग्राम पंचायत प्लान है, मतलब इसको इंटीग्रेट किया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ, पीएम गति शक्ति के साथ। तो होगा क्या, इसमें प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सिर्फ ग्राम सभा पे नहीं हुई बल्कि टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो ये इसके बीच के कुछ डिफरेंसेस है। बाकी आप अगर सेक्शंस इसके देखना चाहें तो ये सेक्शंस मैंने इसके लिख रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।